नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बेरोजगारी बढ़ रही है चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, सहूलियतें बढ़ रही हैं चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या को लेकर बवाल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और जनसंख्या के मुद्दे पर पार्टी के नेताओं की ओर से जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, यकीनन उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। इन सब के बीच आपको बताते चले, मौजूदा वक्त में जिस तरह की पॉलिटिक्स जारी है उसके बीच नेताओं की ओर से आखिर दूसरे धर्म को आड़ बनाकर, दूसरी जातियों को आड़ बनाकर, मजहब को आड़ बनाकर जनसंख्या पर अलग अलग बयान क्यों दिए जा रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब मौजूदा वक्त में जनसंख्या बढ़ाने की कवायद क्यों चल पड़ी है। इसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर के 5 करने चाहिए। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? तो भाड़ में जाए महंगाई, भाड़ में जाए बेरोजगारी, भाड़ में जाए बिजली पानी किसानी, सड़क स्वास्थ्य शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि सारी समस्याओं को भूल जाओ, बच्चे पैदा करने पर ध्यान लगाओ। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उनकी सोच नहीं है कि हमारी बच्चियां बेहतर किसी जगह पे। मतलब मंत्री जी की डाह जरी जा रही है कि मुसलमान खाता है और बच्चे पैदा करता है। मंत्री जी बहुत परेशान है इस बात से, इतना ज्यादा कि सुलग जा रहे हैं। मगर मंत्री बलदेव सिंह की परेशानी का 100% इलाज इधर है। आपका ध्यान किधर है? हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर के 5 करने चाहिए। किन्हें करने चाहिए? सभी को, देश को अन्य बूढ़ा हो जाएगा देश। सुनील भराला भी मंत्री हैं और देश के बूढ़े हो जाने की चिंता में जहांपनाह का चेहरा जुगनू हुआ जा रहा है। परिवार नियोजन के प्रचार में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि हम 2 हमारे 2। भराला विकासशील देश के मंत्री हैं, सो एक कदम आगे निकल के कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 3, टोटल 5। हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर के 5 करने चाहिए। किन्हें करने चाहिए? सभी को, देश को अन्य बूढ़ा हो जाएगा देश। वो जाहिल है, अनपढ़ है, आंखों की कमजोरी कम है और ऊपर वाले ने, खुदा ने उनसे सोचने समझने का सलीका छीन लिया है, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। इनको ये पढ़ना चाहिए कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। जाइए मोदी से कहिए क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट को। मंत्री जी परिवार नियोजन नहीं, परिवार में संख्या के योजन पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये कोई अकेले थोड़ी ना है जो बड़ा परिवार खुशियां अपार का नारा लिए बैठे हैं। ओवैसी वाले नेता को नहीं सुना तो क्या खाक सुना? हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, 1 बच्चा 2 बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। लो अब बताओ, मतलब कोई समझे कि ओवैसी यूपी में 2022 वाले चुनाव की मशक्कत कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता तो बहुत आगे की मशक्कत कर रहे हैं। मतलब बच्चे पैदा करवाने का बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चे पैदा होंगे, 18 साल तक इंतजार करेंगे और फिर कहीं जाके ओवैसी पीएम बनेंगे। बहुत दूर की सोच है भाई, बहुत दूर की। लेकिन समाजवादी पार्टी को ओवैसी वाले जनसंख्या की वृद्धि करने के फॉर्मूले पर बतियाते हुए बुरे नहीं लगते। उनकी अदावत बीजेपी से है तो वो बीजेपी पर अड़े हैं। यूपी सरकार के सुनील भराला और बलदेव सिंह ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही अनैतिक, अमर्यादित बयान है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इन लोगों को सामंती व्यवहार और सामंती भाषा बहुत पसंद आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इस देश में बेकारी पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। देश की जो सरहदें रोज चाइना के द्वारा
अतिक्रमित की जा रही हैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, बेकारी चरम पर है, माताओं बहनों की आए दिन आबरू लूटी जाती, उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। हाँ, एक कम्युनिटी को जरूर टारगेट करते हैं। जबकि योगी सरकार के एक और मंत्री दबी जुबान में अपने मंत्रियों के जनसंख्या वृद्धि वाले बयान का समर्थन तो करते हैं, मगर भाषा की मर्यादा में है, तो ऐसा लगता है जैसे जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हो। देखिए, अपने अपने लोगों के विचार हैं, वो रख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जनसंख्या सभी लोगों के लिए, सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय होती है। और जहां भी जनसंख्या ज्यादा होती है वहां विकास कार्य या लोगों को मिलने वाली उनकी जरूरत की चीजें या योजनाएं हम उन तक पहुंचाने में शायद कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये एक चिंता का विषय है, सबके लिए है, सर्व समाज के लिए है, हर देशवासी के लिए है। तो हम सब इस पर चिंतन मंथन करें कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जाए। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मल्लाहों ने अलग नारा फूंक रखा है, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, यही कश्ती बचाएंगे या यही कश्ती डुबाएंगे। तो मल्लाहों ने भी ठान लिया है, अब बीजेपी की नाव डुबोनी है। डुबोनी है कि नहीं, बताओ। डुबोनी है। तो मल्ला जब डुबेगा तो कोई नहीं बचा सकता। ऊपर अल्लाह है और नीचे मल्ला। अगर अल्लाह न चाहे और अल्लाह मल्ला दोनों न चाहे तो कोई बीजेपी को बचा सकता है, बताओ। अब उत्तर प्रदेश में किसकी कश्ती पार लगेगी और किसकी कश्ती डूबेगी, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज की बात ये है कि जनसंख्या बढ़ाने की होड़ लग गई है। बहाना मुसलमान है, इसलिए सियासी तनाव है। बाकी कौन नहीं जानता कि यूपी में चुनाव है कि नहीं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जनसंख्या बढ़ाने वाली सियासत के बाद बात फोन टैपिंग वाले आरोपों की कर लेते हैं। अखिलेश यादव की ओर से उनके नेताओं के समाजवादी पार्टी के फोन टैपिंग के आरोप लगाए गए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये तक आरोप लगा दिया कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम हैक किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। पेगासस कांड ने जहां संसद का मॉनसून सत्र नहीं चलने दिया, तो वहीं यूपी की सियासत में भी जासूसी कांड नए अवतार में एंट्री ले चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया है। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। प्रियंका के इन आरोपों के बाद आईटी मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सूत्रों की माने तो आईटी मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराने का फैसला किया है। एमईटी की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन इसकी जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जांच टीम प्रियंका गांधी वाड्रा से जानकारी हासिल करने के लिए सवाल जवाब कर सकती है। वहीं प्रियंका के बच्चों का गैजेट, पासवर्ड जैसी चीजों की जानकारी भी हासिल कर सकती है, ताकि हैक करने की वजहों का पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम से भी हैकिंग को लेकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं और पूरे मामले की जानकारी मांगी जा सकती है। मसलन प्रियंका गांधी के बच्चों का इंस्टाग्राम कब हैक हुआ? प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक होने की जानकारी क्या इंस्टाग्राम को दी गई? बच्चों के इंस्टाग्राम किसने हैक किए? क्या कोई आपत्तिजनक या बेजा पोस्ट बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया? इंस्टाग्राम हैंडल को वापस हासिल करने में कितना समय लगा? सियासी मौसम में हर एक एक्शन मुद्दा बन जाता है, हर कार्रवाई कटघरे में खड़ी होती है। विपक्ष अब पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। That whenever there are allegations like this about particularly prominent public personalities and their families being targeted, the police must investigate and must come up with a reasonable conclusion. सरकार के पास, मोदी सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, उनके पास केवल पुलिस और पैसा बचा है और जनता को दबाने का प्रयास, छिपाने का प्रयास, गुमराह करने का प्रयास
इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार वो सरकार है जो गुजरात के हर निवासी के साथ टैपिंग करती है। इनको सर्वेलेंस स्टेट बनाने की बहुत उनको मजा आता है। ये लोग बिग बॉस के फैंस हैं, जहां पे पूरे देश को ही बिग बॉस का स्टेज बना डाला है और उनपे जासूसी करते हैं। तो इसके ऊपर आवाज उठाई है, अच्छी बात है, और खास करके विपक्ष ने उठाई है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आएगा और देश के सामने इनकी सच्चाई आएगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रही थी। इस सियासत को प्रियंका के आरोपों ने नई हवा दे दी है। वहीं बीजेपी इसे सिर्फ सियासी हथकंडा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं कि लोगों के फोन सुने जा रहे हैं या फोन टेपिंग की जा रही है। ये अधिकारी ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के सारे पर फोन टेप हो करके सुने जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों की फोन टेपिंग हो रही है और मुख्यमंत्री खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अधिकारियों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिरकार विपक्ष की रणनीति क्या है। लोग हैं तो कहीं ना कहीं हार की खींच है, अभी परेशानी है इस बात की, क्योंकि हमेशा अभी हारेंगे तो फिर ईवीएम पर रोएंगे थोड़े दिन के बाद में। अभी ईडी पर रो रहे हैं, अभी फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कराते थे, और जब हार जाएंगे तो सब मिलकर फिर अभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। उधर छापों के बीच दिल्ली में भी फोन टैपिंग की गूंज सुनाई दे रही है, जहां सरकार के हर एक्शन पर विपक्ष का रिएक्शन तैयार है। वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। आप सपा के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इलेक्शन और गरीब पार्टी है, इनके पास क्या पैसे होंगे। ये पैसों का खेल तो इन लोग करते हैं। तो अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक होने का पूरा सच क्या है। ये सरकार की ओर से होने वाली जांच में साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जांच कैसी भी हो, चुनावी मौसम में सियासत लाजमी है। आज तक ब्यूरो। यूपी के बाद बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उनकी ओर से ट्वीट बम फोड़ा गया है। अब उनके ट्वीट से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि दरअसल वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। उत्तराखंड चुनाव यूपी के साथ ही होने हैं, ऐसे में हरीश रावत की बगावत कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसीलिए कांग्रेस के लोग अब उनको मनाने के लिए जुट गए हैं। जिन हरीश रावत को पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस में सुलह कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन हरीश रावत के चेहरे पर कांग्रेस उत्तराखंड के सियासी मैदान पर है, आज वही हरीश रावत खुद बगावती नजर आ रहे हैं। ट्वीट के जरिए बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, हरीश रावत यही नहीं रुके, किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन एक अनुभवी और मंझे हुए नेता की तरह इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। सत्ता ने वहाँ कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। सवाल कई हैं, आखिर कौन है वो मगरमच्छ, कौन है वो लोग जिनके आदेश पर हरीश रावत तैर रहे हैं, किसने हरीश रावत के हाथ पैर बांध रखे हैं। जाहिर सी बात है, हरीश रावत पार्टी के सीनियर नेता है, ऐसे में निशाना आलाकमान पर ही होगा। हरीश रावत ने तो इशारों ही इशारों में कांग्रेस छोड़ने का अल्टीमेटम तक दे डाला। फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही है, ना दैन्यम ना पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि हरीश रावत के इस ट्वीट के क्या क्या मायने निकाले जाएं। हरीश रावत से जब इस पर सवाल किया गया तो हंसते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने के सस्पेंस को और गहरा कर दिया। आप कहेंगे
बस 2 लाख सर 2 साल देखिए सर, जनता हमेशा आपको सामने से देखना चाहती है सर, पीठ नहीं। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आप नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज है सर? मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे सर। दो तो आप इस समय आने ही। हरीश रावत ने उत्तराखंड की सियासत पर ट्वीट बम फोड़ा है, तो बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। जो मामला 21 वर्षों में सुलझा नहीं, उलझा रहा, आज हमारी दोनों सरकारों ने उसको सुलझाने का काम किया है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत दरियादिली दिखाई है, बहुत आगे बढ़कर। उन्होंने पहले दिन ही इस पर जो है सारे निर्णय हो गए थे, हम लोगों ने जब बैठक की थी, और उसके बाद उनकी कैबिनेट ने भी उसको पूरी तरह से स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। अच्छी बात है, हरीश रावत जी को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष में है, तो कुछ तो बोलेंगे। बार बार सीनियर लीडर्स का अपमान करना, चाहे वो सीताराम केसरी हो, नरसिम्हा राव हो, चाहे वो हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या अब हरीश रावत हो, ये चरित्र बन चुका है, ये डीएनए बन चुका है गांधी परिवार और उनके दरबारियों का। क्योंकि गांधी परिवार किसी और नेता को, चाहे वो उनके करीब ही क्यों ना हो, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनाव सिर पर है। पंजाब में कांग्रेस बगावत के बीच सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड से आए हरीश रावत की इस ट्वीट ने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। 5 जनवरी को यानी कि नए साल के पहले हफ्ते में ही हरीश रावत कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यकीनन कांग्रेस पार्टी में अब इस सवाल को लेकर बहुत सारे मतभेद सामने आ गए हैं कि हरीश रावत क्या पार्टी छोड़ सकते हैं। जी आप राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। टिकट बंटवारे को लेकर वो नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम के चेहरे को लेकर दबाव बनाने की भी उनकी ओर से कोशिश मानी जा रही है। हरीश रावत को फिलहाल मनाने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, हरीश रावत क्या संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, वो भी तब जब उत्तराखंड के चुनाव सिर पर हैं? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। क्या वजह है कि हरीश रावत अब अपने संन्यास के बारे में सोच रहे हैं? चित्रा, 2 खबरें निकल कर आ रही है। एक खबर तो जो हरीश रावत के कैंप से है, जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो 5 जनवरी को एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं देहरादून के अंदर। उससे पहले जो है ये भी खबरें छनकर आ रही हैं कि हरीश रावत शायद संन्यास भी ले सकते, जो उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि नया साल ही नया राह दिखाएगा और मन में बहुत ओहा पोहा है कि घर बैठ जाऊं कि क्या करूं, उसके ऊपर है। और दूसरा जो खबर छन के आ रही है वो कांग्रेस के AICC के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ से आ रही है। वहां से जो खबर आई वो ये कि कुछ नहीं, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है। क्योंकि कल एक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी देहरादून में, जहां पर बहुत सारे ऐसे पुराने नेता हैं जो कि काफी करीबी माने जाते हैं हरीश रावत का, उनको टिकट नहीं शायद मिल रही है। जिसके चलते खबर ये भी आ रही है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर रहा है, जो सभी पक्षों से अगर बात की जाए तो ये है कि उत्तराखंड का जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और उसी पर कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत प्रेशर टैक्टिक करे कि उनका नाम जो है वो अनाउंस किया जाए पहले ही। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद है ये अगले 24 घंटे में किस तरह से आगे सामने आती है वो देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो पंजाब की तरह अब उत्तराखंड को लेकर भी सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, राजनीति से क्या संन्यास ले लेंगे, या फिर हरीश रावत अगला कदम क्या उठाएंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए बात कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी को कोरोना हो गया है। खुद ट्वीट करके डिंपल यादव की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। लेने आए थे माता जी का। अरे हम लोग घर रोके भैया। जय माता दी।
आपको बता दें कि हालांकि उनकी ओर से कहा गया है कि वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। आगे बढ़ते हुए ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बेहद परेशान करने वाली हैं। एक तो 5 राज्यों में चुनाव सर पर है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा उछाल देखा गया है। दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना के 124 नए केस सामने आए हैं, जिसने मुश्किलें यकीनन फिर से बढ़ा दी हैं, क्योंकि दूसरी कोरोना की लहर में किस तरह से देश की राजधानी थी या देश के कई ऐसे हिस्से थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये 124 जो नए केस सामने आए हैं, ये बीते 6 महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल को लेकर सख्ती दिखाते हुए गाइडलाइंस जारी की है। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर डीडीएमए ने भी अब जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं मुंबई से भी बड़ी खबर है। आपको बता दें, मुंबई में कोरोना के आज 490 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 490 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। कल 327 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यानी कि राजधानी दिल्ली हो, मायानगरी मुंबई हो, हर जगह ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और ये बड़ा उछाल, बड़ी खबर जो मुंबई से सामने आई है, जहां पर आज कोरोना के 490 नए मामले सामने आए हैं, वहीं कल 327 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यकीनन जांच अगर ज्यादा होती है तो हो सकता है अब इससे बड़ा भी आंकड़ा हो सकता है, और ये आंकड़ा यकीनन परेशान करने वाला है। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। आपको बता दें कि वहां पर राजपूतों की एक बड़ी सभा हुई है और लाखों की तादाद में लोगों का जिस तरह से जमावड़ा था, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, जयपुर में राजपूतों की अब तक की ये सबसे बड़ी सभा हुई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। क्षत्रिय युवक संघ के डायमंड जुबली के इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। पूरे देश और राजस्थान के कोने कोने से आए राजपूतों ने समाज में सुधार और समाज के हक को लेकर बात की है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सांसद और राज्य मंत्री भी इसमें शामिल हुए। ये है अपना राजपूताना नाच, जिसे तलवारों पे इसने अपना जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। राजपूतों का ये महासमागम आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही हैं, क्षत्राणियां हैं और राजपूत हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पूरे देश से यूं तो आए हुए हैं, लेकिन राजस्थान के कोने कोने से राजपूत यहाँ पर भवानी निकेतन में जुटे हुए हैं। राजपूतों का ये प्रदर्शन ये दिखाता है समाज के अंदर की एक बेचैनी को, पहचान को लेकर। जिस तरह से जब ये राजपूताना स्टेट आजाद हुआ 1956 के पहले चुनाव में 160 विधानसभा सीटों में से 54 अकेले राजपूतों के हिस्से आई थी। उसके बाद जिस तरह से सिमटते सिमटते 21 तक आ गए हैं, इस बेचैनी को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। जिस तरह से बड़ी संख्या में कोने कोने से राजस्थान के लोग आए हुए हैं, राजपूत के समाज के जाजम पर सभी। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इटावा के लायन सफारी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है।